दोस्तों, दुनिया में एटॉमिक बम को लाने वाला कौन है? किसे फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है? कौन है ओपेनहाइमर और कैसे एटॉमिक बम को बनाने में सफल हो पाए? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत इनके बचपन से होती है। इनका जन्म 1904 को न्यूयॉर्क शहर में जर्मन ज्यूस नाम के परिवार में हुआ। ये बचपन से ही पढ़ाई में जीनियस थे और केवल 10 साल की उम्र में ये हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे थे। इनके नॉलेज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही इन्हें न्यूयॉर्क के मिनरलॉजिकल क्लब में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। उसके बाद साल 1922 में इन्होंने हार्वर्ड में एडमिशन लिया। इन्होंने 4 साल की डिग्री 3 साल में खत्म कर दी। वैसे तो इन्हें हर सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर, इसके साथ रिलीजन की भी, लेकिन हार्वर्ड में इन्हें पता चला कि इनका पैशन था फिजिक्स। साल 1927 में इन्होंने पीएचडी की थी, वो भी केवल 23 साल की उम्र में। ये भले ही इतने जीनियस थे, लेकिन इनका एक काला सच भी था। इनके दोस्तों का कहना था कि ये चेन स्मोकर थे, डिप्रेशन का शिकार थे। इनका ज्यादा ध्यान पढ़ाई में रहता था, दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद समय आता है 1930 का, जब एडोल्फ हिटलर की बादशाही के चर्चे हो रहे थे। इन्होंने देखा कि हिटलर की तानाशाही की वजह से जर्मन के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ रहे हैं। वो सभी साइंटिस्ट ज्यादातर जर्मन ज्यूस ही थे और ओपेनहाइमर भी एक जर्मन ज्यूस परिवार से थे। इसलिए इसके बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए इनका भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ने लगा। इस तरह ये कई पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाने लगे और इन्होंने पैसा भी डोनेट किया लेबर यूनियन और स्ट्राइकिंग फार्म वर्कर को। उसके बाद समय आता है साल 1939, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। लेकिन अमेरिका इस वॉर में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था एक ऐसे समय के लिए। असल में वॉर शुरू होने के 1 महीने पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के और लियो सीजलार्ड ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था हिटलर न्यूक्लियर हथियार पर काम कर रहा है, इसलिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। इसके बाद फौरन एक्शन लिया गया, मीटिंग हुई और साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स की टीम बनाई गई जो यूरेनियम की पोटेंशियल पर रिसर्च करने वाले थे। क्या उससे हथियार बन सकते हैं? असल में धरती पर नेचुरली यूरेनियम 238 आइसोटोप पाया जाता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में यूरेनियम U35 आइसोटोप पाया जाता है, जिसे बॉम्ब बनाने में यूज किया जा सकता था। अब साइंटिस्ट का काम था यूरेनियम 238 से 235 बनाने का प्रोजेक्ट पर काम करना, और साइंटिस्ट से बोला गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वहीं ओपेनहाइमर भी अलग से न्यूक्लियर मिशन पर रिसर्च कर रहे थे, एडवर्ड टेलर और कुछ और साइंटिस्ट के साथ। 1940 के समय पर यूरेनियम 235 आइसोटोप के साथ एक और एलिमेंट प्लूटोनियम मिलाया गया, जिससे साइंटिस्ट का कहना था कि इससे भी न्यूक्लियर हथियार बनाया जा सकता है। उसके कुछ समय के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को मैसेज किया और कहा दोनों देशों को हाथ मिला लेना चाहिए एटॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस बात को लगभग 2 महीने नहीं होते तभी जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और इस तरह से अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। अब इस तरह से जो न्यूक्लियर हथियार बनाने का साइंटिस्ट मिशन था, वो मिलिट्री मिशन बन गया। प्रोजेक्ट में अमेरिका ने $2.2 बिलियन का खर्चा किया। इसके साथ ही अमेरिका की आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर नाम से एक इंजीनियरिंग विंग थी, जो कि आर्मी के लिए पोर्ट्स और एयरफील्ड बनाने का काम कर रही थी। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा इन्हें न्यूक्लियर हथियार बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। तब इनका ऑफिस मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में था और उन्होंने इस बिल्डिंग में ही अपने हेडक्वार्टर्स को बना दिया, जिसके बाद शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। उसके अगले महीने में कॉलोनियल लेस्ली रिचर्ड ग्रोव्स को इस प्रोजेक्ट के लिए हेड अपॉइंट किया गया। इन्होंने इस प्रोजेक्ट में डिसीजन लिया कि ओपेनहाइमर को एटॉमिक बम के डिजाइन को तैयार करने के लिए लीडर के रूप में बुलाया जाए। अब इस प्रोजेक्ट के लिए एक शहर बसाया गया। इस शहर को 2 सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है। अब इस तरह इनके प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। कई सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स वहाँ पर भेजे गए, जिनका काम था यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाना। अब इनके 4 डिफरेंट आइडियाज थे। U238 से 235 बनाने का पहला गैसोसस डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूजिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। पहले इन चारों को टेस्ट किया गया, जिसके बाद 2 मेथड ही कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और गैसोसस डिफ्यूजन था। इन सब के साथ ही एक अलग जगह वॉशिंगटन में प्लूटोनियम को बनाने का काम चल रहा था और इसे भी यूरेनियम 238 के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बारे में ये पता चला है कि प्लूटोनियम 235 से कहीं ज्यादा फैशनेबल और रेडियो एक्टिव है। इन दोनों लोकेशन के साथ प्रोजेक्ट वाई के लिए एक ऐसी लोकेशन भी सर्च की जा रही थी जहां बॉम्ब्स को डिजाइन किया जाना था। बॉम्ब्स को डिजाइन करने वाली लोकेशन के लिए जनरल ग्रोव्स का कहना था कि इसके लिए कोई दूर की लोकेशन होनी चाहिए जहां सीक्रेटली काम हो सके, और ऐसी लोकेशन के बारे में ओपेनहाइमर अच्छे से जानते थे, जो दूर भी हो और वहां सीक्रेटली काम हो सके। ये वो जगह जहाँ ओपेनहाइमर ने गर्मी का मौसम बड़े सुकून से बिताया। बड़ी बड़ी पहाड़ियों और खूबसूरत लैंडस्केप के बीच इसका नाम था न्यू मैक्सिको स्टेट की पिकोस वैली। इस तरह हर चीज की तैयारी हो गई और अब बस प्रैक्टिकली चेन रिएक्शन को टेस्ट करना था, यानी कि अब तक केवल थ्योरी के हिसाब से काम चल रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली ये होगा इसके बारे में वो नहीं जानते थे। 2 दिसंबर साल 1942 में साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने यहाँ एक सक्सेसफुल प्रैक्टिकल किया, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्कॉश कोर्ट में ये एक चेन रिएक्शन चलाया, जिससे एक बल्ब जला। यहाँ तक की सफलता से जनरल ग्रोव्स ओपेनहाइमर के काम से और उनकी टेक्निक से काफी खुश थे और इनसे इम्प्रेस होकर वो ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बनाना चाहते थे।
लेकिन इनके इस डिसीजन से कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स खुश नहीं थे, क्योंकि वो ओपेनहाइमर पर अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह शक कर रहे थे, क्योंकि ओपेनहाइमर के दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके सभी भाई कम्युनिस्ट थे। यही नहीं, वो खुद भी लेफ्ट विंग आइडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिव थे। अब भैया अमेरिका को डर था कि इन लोगों की ये कम्युनिस्ट सोच देश के लिए खतरा हो सकती है, लेकिन इन सभी बातों के बाद भी जनरल ग्रोव्स खुद ही ओपेनहाइमर को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि वो उनके काम को अच्छे जान गए थे। और जनरल ग्रोव्स ओपेनहाइमर से कहते हैं कि तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। इसी दौरान साल 1943 में ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया। अब एक एटम बनाने में ओपेनहाइमर की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ी, जैसे उनके क्रिटिकल मॉस के कैलकुलेशंस की। ये क्रिटिकल मॉस यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास है, जो एक चेन रिएक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। अब इस तरह से 1943 के आखिर तक केवल 2 मिलीग्राम प्लूटोनियम ही प्रोड्यूस हो पाया, इसलिए अमेरिका ने 2 एटम बम बनाने का फैसला किया। पहला बम जो यूरेनियम 235 पर बेस था, जिसका नाम लिटिल बॉय दिया गया। इस बम को गन टाइप डिजाइन किया गया। इसमें 2 यूरेनियम 235 के मास को लिया गया और उन्हें एक दूसरे से कंबाइन किया गया। इस कॉम्बिनेशन से ही क्रिटिकल मास रीच हो जाता है, जिससे फिशन चेन रिएक्शन होता है और फिर इनसे जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद दूसरा बम प्लूटोनियम से तैयार किया गया। इसका नाम फैटमैन रखा गया, लेकिन इसको तैयार करने में काफी परेशानी आई, क्योंकि इसको गन टाइप डिजाइन नहीं दे सकते थे वो, इसलिए अगर प्लूटोनियम के 2 मास को एक साथ कंबाइन किया जाता तो उससे बड़ा रिएक्शन हो सकता था, जिससे क्रिटिकल मास पहुंचने से पहले ही फिशन चेन खत्म हो जाता। इस वजह से साइंटिस्ट ने प्लूटोनियम बम के लिए एक अलग डिजाइन तैयार किया। उन्होंने सोचा कि प्लूटोनियम के मास को हाई प्रेशर और डेंसिटी के अंदर रखा जाए, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। इस तरह से जैसा इन्होंने सोचा था वैसा ही किया। उन्होंने होलो स्फीयर के अंदर प्लूटोनियम का सब क्रिस्टल मास रखा और इसके स्फीयर के बाहर एक एक्सप्लोजिव का यूज किया गया, ताकि प्लूटोनियम के मास में इंपल्शन देखा जा सके। अब इस तरह से बाहर एक्सप्लोजिव फटता, जिससे प्लूटोनियम पर हाई प्रेशर पड़ता और फिर क्रिटिकल मास रीच कर जाता। इस कॉन्सेप्ट को इंपल्शन मेथड नाम दिया गया। वेल, जो गन टाइप मेथड था वो साइंटिस्ट अच्छे से जानते थे, उसको यूज किया था, लेकिन इस इंपल्शन मेथड को साइंटिस्ट ने केवल थियोरेटिकल सुना ही था, इसे प्रैक्टिकल नहीं किया था। और यहाँ ओपेनहाइमर का कहना था कि इसे टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जनरल ग्रोव्स का कहना था कि हमारे पास वैसे भी प्लूटोनियम की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब ओपेनहाइमर ने कहा कि ये टेस्ट बहुत जरूरी है, तो उनके कहने पर जनरल ग्रोव्स आखिर में मान गए, जिसके बाद शुरुआत की गई ट्रिनिटी टेस्ट की। 16 जुलाई साल 1945 में वो समय आया जब टेस्ट न्यूक्लियर बम को फोड़ा जाना था। इस बम का नाम था गैजेट। इसे टेस्ट करने के लिए न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान की जगह चुनी गई। इस बम में लगभग 13 पाउंड प्लूटोनियम था। समय आ गया था इस बड़े धमाके को करने का। साइंटिस्ट ने एक स्टील टावर का यूज किया, जिसके जरिए गैजेट को 100 फीट की ऊंचाई पर लटका दिया। लगभग सुबह के 5:30 बजे इस बम को फोड़ा जाता है। इस बम के फटते ही धमाका हुआ। जैसे ओपेनहाइमर ने सोचा था, ये धमाका उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। ये बम और इस धमाके से तो भाई साहब हर तरफ कोहराम मच गया। इस दमदार धमाके के बाद ओपेनहाइमर भगवत गीता की कुछ लाइंस बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ओपेनहाइमर को भगवत गीता की अच्छी जानकारी थी और साथ ही वो संस्कृत के स्कॉलर भी थे। यही नहीं, ओपेनहाइमर भगवत गीता को अपनी लाइफ की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक बताते हैं। अब इस ट्रिनिटी टेस्ट को किए हुए लगभग 1 महीना नहीं हुआ था, फिर भी लिटिल बॉय बम को हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। ये तो कुछ भी नहीं, उनके करीब 3 दिन बाद ही प्लूटोनियम के फैटमैन बम को नागासाकी में गिरा दिया जाता है। हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम को लेकर ओपेनहाइमर बड़े खुश थे। इस धमाके को लेकर उनका कहना था कि काश इस बड़े धमाके का इस्तेमाल नाजी जर्मन और हिटलर के खिलाफ किया जाता। लेकिन जब नागासाकी में बम धमाका हुआ तो इससे ओपेनहाइमर खुद बड़े परेशान हो गए। इस दौरान वो खुद 17 अगस्त 1945 को वॉशिंगटन तक गए, सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने। इनका कहना था कि ये न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगाना चाहते हैं। इन्हें बहुत बुरा लगा जो टेक्नोलॉजी इन्होंने इंसानों तक पहुंचाई, उन्हें फ्यूचर का डर लगने लगा। ये वो सोच रहे थे कि अपने आने वाले समय में अलग अलग देश इस टेक्नोलॉजी के साथ न जाने कैसे हथियार बनाने शुरू कर देंगे। नागासाकी में धमाके करीब 2 महीने के बाद ये प्रेसिडेंट से मिले और उनसे मिलकर कहते हैं, आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स, और प्रेसिडेंट गुस्से में उन्हें बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद ओपेनहाइमर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करते हैं ताकि वो न्यूक्लियर अटैक्स को रोक सकें। आगे चलकर जब अमेरिका हाइड्रोजन बम बनाने की बात करता है तब ओपेनहाइमर इसके खिलाफ होता है, लेकिन इनकी एक नहीं मानी जाती। इस दौरान उनके विचारों की वजह से उनकी नौकरी चली जाती है और उसके बाद वो दुनिया में हर कहीं जाकर लेक्चर देने का काम करते हैं। फिर साल 1965 में 32 साल की उम्र में उनकी कैंसर से मौत हो जाती है और उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ओपेनहाइमर की टेक्निक से आप इंप्रेस हुए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।